गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अन अकेडमी पे। मैं रीना महिला आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी यूपीएससी सीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए अन अकेडमी सभी बेस्ट एजुकेटर को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। अब तक आपने इन सभी बेस्ट एजुकेटर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। ठीक है गाइज, मैं हूँ रीना महिला और मैंने मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। राइट नाउ आई एम परसुइंग एम इन इकोनॉमिक्स। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मैंने अरिहंत पब्लिकेशन में एडिटर के रूप में काम किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। गाइज, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करना मत भूलिए। यहाँ पे जो मेरी क्लास की पीडीएफ फाइल, लिंक और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, 2020 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो टॉप 20 के अंदर अन अकेडमी के 7 लर्नर्स जो हैं उनका रैंक इस बार आया है एंड उसके अलावा टॉप 50 में आप लिस्ट देख सकते हैं। एंड ओवरऑल सिलेक्शन की बात करें तो 170 प्लस में अन अकेडमी के लर्नर्स ने इस बार यूपीएससी सीएससी 2020 को क्रैक किया है। एंड आई विश आप जो है मैक्सिमम जो है रिजल्ट नेक्स्ट ईयर भी दोगे, आप में से मैक्सिमम लोगों की सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, बने रहिए अन अकेडमी के साथ। अन अकेडमी जो है बेसिकली आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है इनकेस आपके सपनों को चेस करने में फाइनेंशियल कोई हर्डल है। सो अन अकेडमी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। जीरो प्रोसेसिंग फीस है, जीरो इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल विद इन 2 आवर्स, कोई हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं है, मिनिमल पेपर वर्क है एंड फ्लैक्सिबल 10 ईयर सिस्टम है बेसिकली, याद रखिएगा। और अगर आप यहाँ पे कोड यूज करोगे, कोड है MREENA10, MREENA10 कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे अगर आप ये कोड यूज करोगे। उसके अलावा याद रखिएगा कमिंग संडे को है अन अकेडमी का यूपीएससी मेगा कॉम्बैट। इसमें है बेसिकली 1 घंटे का टाइम रहेगा और 56 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड इस बार जो है स्कॉलरशिप 4 करोड़ का पूल ना हो के हमारा 10 करोड़ का पूल है गाइज, याद रखिएगा। 15% गारंटेड डिस्काउंट ऑन अ पार्टिसिपेशन। अगर आप केवल पार्टिसिपेशन ही करते हो, पार्टिसिपेट करते हो इस कॉम्बैट के अंदर, तो आपको 15% का रिलैक्सेशन मिलेगा फीस के अंदर। याद रखिएगा 24 अक्टूबर यानी कमिंग संडे को ये टेस्ट होने वाला है। टाइमिंग है 11 बजे। इनवाइट कोड आपको यूज करना है MREENA10, MREENA10 इनवाइट कोड का इस्तेमाल करना है और टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, टेस्ट जरूर दीजिएगा गाइज। आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ यहाँ पे 15% डिस्काउंट गारंटेड मिलेगी, यानी जो डिस्काउंट है आपके फीस के अंदर 15% आपको जो है गारंटी दी जा रही है कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, केवल और केवल सिर्फ पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, एंड अदर स्कॉलरशिप अलग रही। ठीक है गाइज, याद रखिएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, एंड्रॉयड और बेसिकली अपने फोन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और टेस्ट देना है। और टेस्ट देने के लिए इनवाइट कोड यूज करना है बेसिकली MREENA10। और कोई फीस नहीं है टेस्ट की, कोई चार्ज नहीं है, टोटली फ्री टेस्ट रहेगा हमारा ये। ठीक है, बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो याद रखिएगा करंट का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। सो लास्ट कुछ टाइम से हम डायरेक्टली जो है सुनते आ रहे हैं कि प्लास्टिक को बैन किया जाए, प्लास्टिक को बैन किया जाए। सो फाइनली भारत में जुलाई 2022 की डेडलाइन रखी है। 2022 जुलाई 2022 तक जो सिंगल यूज होता है प्लास्टिक का, जिसका एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, उसको बैन किया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, 2022 से इसको बैन कर दिया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक। आप स्ट्रॉज यूज करते हो, डिस्पोजेबल यूज करते हो, जिनको सिर्फ हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को जो है फेज आउट किए जाने की बात की गई है और डेडलाइन डिसाइड की है 1 जुलाई 2022। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ban on single use plastic will come into force from 1st July
2022। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक, ये कब से इफेक्ट में आने वाला है? 1 जुलाई 2022 से, विच इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, यानी 2016 के जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल थे उन्हें 2021 में अमेंड किया गया है, और 20 ऐसे सिंगल यूज प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें नेक्स्ट ईयर फेज आउट किया जाएगा। सो याद रखिएगा कितने आइटम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें नेक्स्ट ईयर जो है फेज आउट किया जाएगा। सो याद रखना 20 आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक विल बी फेज्ड आउट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सो ऑल्दो एन एम्बिशियस, यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि हम लोग 2019 और 18 से हम बात करें, बीट पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक जो है हमारा थीम था एनवायरनमेंट डे का 2018 में। 18 के बाद से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं प्लास्टिक को बीट करने के लिए, प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए। एम्बिशियस टारगेट है बट मुश्किल है। ठीक है, ऑल्दो एन एम्बिशियस एंड व्हाट सम माइट इवन कंसीडर अ वेलकम चेंज टू इंडियाज प्लास्टिक क्राइसिस, द अनाउंसमेंट हैज ब्रॉट विद सेवरल क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो चैलेंजेस हैं, कुछ सवाल हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बेसिकली एक रिपोर्ट थी, एक एक्सपर्ट कमेटी थी जो बनाई गई थी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। एक बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ने एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित किया था एंड इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, द रिपोर्ट ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, द रिपोर्ट ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। और इस रिपोर्ट में जो है जो प्लास्टिक है उसको कैटेगराइज किया गया है। किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है? कोई प्रोडक्ट कितना ज्यादा यूजेबल है, उसकी यूटिलिटी कितनी है और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, सो इस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी है, द रिपोर्ट ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक को कैटेगराइज किया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इट्स यूटिलिटी। ठीक है, so those found to have the lowest utility, जिन प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी कम है और हाईएस्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, उन्हें रिकमेंड किया गया है कि हमें यूज नहीं करना चाहिए, फेज आउट कर देना चाहिए, क्योंकि यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी कम है और एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, दीज इंक्लूड थिन कैरी बैग्स, जो पतले प्लास्टिक बैग होते हैं जिसका जो लेस देन 50 माइक्रोन्स के बने होते हैं। ठीक है, एंड नॉन वूवन कैरी बैग्स, कवर्स जो हम यूज करते हैं लेस देन 80 GSM और 320 माइक्रोन्स। ठीक है, स्मॉल रैपिंग जो हम रैपिंग के लिए यूज करते हैं, पैकिंग फिल्म्स का यूज करते हैं, स्ट्रॉज का यूज करते हैं, स्टिर्स जो हम यूज करते हैं, स्टिरर्स, और उसके अलावा कटलरीज जो हम यूज करते हैं एज लाइक फोम के जो कप होते हैं, बाउल होते हैं, ईयरबड का हम इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट फिल्टर्स जो होते हैं, स्मॉल प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं, प्लास्टिक बैनर्स जो रहेंगे, उन सभी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें हमें फेज आउट करने की जरूरत है, क्योंकि यूटिलिटी इतनी है नहीं, बट उसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के ऊपर इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हाईएस्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है इन प्रोडक्ट्स का, इसीलिए इन्हें फेज आउट किए जाने की बात की गई है। उसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया, द रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन दैट ऑन एग्जामिनिंग बैन्स एंड अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज्ड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, The expert committee noted that the guidelines lack of uniformity and vary widely in the different parts of the country। देखो यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया है हर स्टेट जो है प्लास्टिक को बैन करने के लिए अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग जो रूल्स हैं वो बना रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम बात करें सो इनसे प्लास्टिक बैन से रिलेटेड कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर पार्ट में वाइडली वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, सो हमें इस वेरिएशन को खत्म करना है एंड ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्लास्टिक बैन के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को लाने की जरूरत है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, देन इस बेसिकली ये जो पॉलिसी है हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए, इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। क्या लूप होल है यहाँ पे सबसे बड़ी बात कही गई कि वेयर आर द कॉर्पोरेशंस, जो कॉर्पोरेशंस हैं जो हाईएस्ट
लेवल में यूज करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके बारे में कुछ भी इस पॉलिसी के अंदर नहीं कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के रिगार्डिंग में फेज आउट करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। देखो, एक ग्लैंस एट द लिस्ट हाईलाइटिंग द एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्कोर सिंगल यूज प्लास्टिक मेक्स इट एविडेंट दैट दीज आर द प्रोडक्ट बीइंग चर्नड आउट बाय द स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स। जो चीजें हमने फेज आउट की हैं वो मैक्सिमम जो है स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, पर लार्ज कॉरपोरेशंस का क्या, जो मास लेवल पे जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर से लेके बैग तक मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें फेज आउट करने की बात नहीं की गई है। ठीक है, देन उसके अलावा याद रखिए एक फाउंडेशन है मेंड्रो फाउंडेशन, इसने एक इंडेक्स जारी किया, प्लास्टिक वेस्ट मेकर्स इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर क्या कहा गया, इस इंडेक्स में कहा गया कि जितनी भी हमारी जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैक्सिमम 90% ऑफ सिंगल यूज वेस्ट जो है इन्हीं के द्वारा जनरेट किया जाता है। ठीक है, मेंड्रो फाउंडेशन ने प्लास्टिक वेस्ट मेकर इंडेक्स में कहा कि जो ये कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये 90% जो सिंगल यूज वेस्ट जनरेट हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, ये इन कंपनीज के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम लिस्ट की बात करें कौन कौन सी भारत की कौन कौन सी कंपनी है इस लिस्ट के अंदर, तो याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्री, गेल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम इंडिया इस लिस्ट के अंदर शामिल है। और जबकि जब हम फेज आउट करने की बात कर रहे हैं, इनको इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया है। सो ये भी एक बड़ा लूप होल है जहां पे मैक्सिमम जो मास प्लास्टिक का जनरेशन कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन कर रहे हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। ठीक है, उसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि जो पैकेजिंग और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, द प्लास्टिक पैकेजिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 60%। अगर हम बात करें प्लास्टिक पैकेजिंग जो है लगभग 60% जो है यूज करती है प्लास्टिक वेस्ट, जो जनरेट करती है प्लास्टिक वेस्ट। 60% जो प्लास्टिक वेस्ट है कहाँ से जनरेट होता है, प्लास्टिक पैकेजिंग से। ठीक है, एंड एज अ रिपोर्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट फाइंड्स। ठीक है, एक रिपोर्ट और प्रस्तुत की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, जहाँ पे कहा गया कि 60% जो है प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, प्लास्टिक की पैकेजिंग से। ठीक है, जिसमें हम फूड रैपर्स का इस्तेमाल करते हैं, रैपिंग फिल्म्स यूज होती है। ठीक है, बट पैकेजिंग जो वेस्ट है हैज नॉट बीन लिस्टेड फॉर अ फेस आउट, और जो ये पैकेजिंग वेस्ट है इसको लिस्ट नहीं किया गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा जो है सबसे बड़ा लूप होल है। उसके अलावा याद रखिएगा द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 हैड प्रपोज्ड फॉर दीज टू बी कलेक्टेड एंड मैनेज्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो 2016 के हमारे रूल थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उनमें ईपीआर की बात की गई थी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको कलेक्ट करना। ठीक है, बट हुआ क्या एक्चुअल में ये हुआ कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बट ये सिर्फ पेपर तक सीमित है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, सो रियल लाइफ में इसको प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, सो यहाँ कहा गया है टू बी कलेक्टेड एंड मैनेज इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर। ठीक है, सो किसकी जिम्मेवारी है, जो प्रोडक्ट के प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ब्रांड ओनर है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है आप उसको कलेक्ट कीजिए, रीयूज कीजिए, बट ये किसके अंदर आता है, ये आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, जो मेंशन किया गया था 2016 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में, बट इसको प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सो 5 साल हो गए हैं इसको इंप्लीमेंट हुए। 5 years later the EPR for the plastic waste management remains only on paper due to non-compliance by the producer, importer, brand owner and weak enforcement by the authorities states down to earth। ठीक है, down to earth में ये कहा गया है कि ये जो EPR की जो हमारी बेसिकली एक पॉलिसी बनाई गई थी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन किया गया था, ये सिर्फ अब तक पेपर में ही है। यहाँ पे प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर जो है इसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द मिनिस्ट्रीज assumption that
प्रोड्यूसर इंपोर्टर एंड ब्रांड ऑनर विल स्टार्ट कंप्लाइंग नाउ इज अ पजलिंग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री कह रही है कि ये इसको बेसिकली फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। कब स्टार्ट करेंगे भाई, 5 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। 2016 में ये कहा गया था कि जो प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर है और ब्रांड ऑनर है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लास्टिक को कलेक्ट करना, उसको बेसिकली प्रॉपर वे से मैनेज करना, इस वेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। बट अब तक 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, बट मिनिस्ट्री का कहना है कि अब ये करेंगे। अब कैसे करेंगे ये अभी क्वेश्चनेबल है, ठीक है। देन द एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट बैक, जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने वापस से रिपोर्ट किया एंड स्टेट दैट ईपीआर कॉन्सेप्ट इन इंडिया इज लार्जली कनेक्टेड विद लिटर एंड अदर एनवायरमेंटल इश्यूज बट हैज नॉट इवन बिगिन टू बी इम्प्लीमेंटेड। बट अभी भी ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ। दिस इज येट अनदर मिसिंग लिंक इन इंडियाज प्लास्टिक बैन पॉलिसी। और भारत के जो प्लास्टिक बैन पॉलिसी है ये उसका एक बहुत बड़ा लूप होल है, जहाँ पे हम पॉलिसी बना तो रहे हैं, पॉलिसी ऑन पेपर बहुत अच्छी है, बट एक्चुअल में क्या है, वो क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, ये प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। सो ये सारे जो है ये हमने लूप होल्स किया का डिस्कशन किया। उसके अलावा एक चीज और थी कि बस्टिंग द बायो प्लास्टिक बबल, जो हम क्या कर रहे हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रिप्लेस करके हम यूज करना चाह रहे हैं बायो प्लास्टिक बबल का, और कह रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक है ये जो प्लांट बेस्ड प्लास्टिक है, ठीक है। बायो यानी प्लांट्स के द्वारा ये जनरेट की गई है प्लास्टिक। बट यहाँ पे एक बात की गई है कि द इनफेमस बायो प्लास्टिक एंड अदर कंपोस्टेबल एंड ऑक्सो डिग्रेडेबल एंड ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स प्राइमरली यूज फॉर ग्रोसरी बैग्स एंड कैरी बैग्स। पहली बात तो ये समझना है कि ये ग्रोसरी बैग्स और कैरी बैग्स के रूप में यूज होंगे। वाइल यू मे फील अ tad better opting for these bags rather than polythene ones, how sustainable or plastic free they really are in the alternate altogether different story, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि ये जो बायो प्लास्टिक बबल है ये सस्टेनेबल है, ठीक है, और हम अपने यहाँ से प्लास्टिक को फेज आउट करके प्लास्टिक फ्री इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, याद रखना है हमें कि नॉट ऑल बायो एंड प्लांट बेस्ड प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। जो प्लांट से और बायो बेस्ड प्लास्टिक है वो जरूरी नहीं है वो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। एंड नॉट ऑल ग्रीन और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर बायो बेस्ड, ठीक है। जितने भी ग्रीन है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं जरूरी नहीं है वो बायो बेस्ड है, बायो बेस्ड रहेंगे, ठीक है। सो याद रखिए, हम जो ये रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बायो बेस्ड जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। देन द इनफॉर्मल वर्कफोर्स, अगर हम बात करें जो लूप होल है वो है हमारा इनफॉर्मल वर्कफोर्स। हमारे पास जो वर्कफोर्स अवेलेबल है उसको हमने प्रॉपर वे से ट्रेनिंग नहीं दी है, उसको हमने प्रॉपर वे से जो है स्किल्स नहीं दी है ताकि वो प्रॉपर वे से ये जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हैंडल कर सके, ठीक है। यहाँ पे फिक्की ने कहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एम्प्लॉयज ओवर 1.6 मिलियन पीपल, ठीक है। बेसिकली 1.6 मिलियन पीपल को यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया है, और कितने हैं, बेसिकली मोर देन 7,500 रिसाइकलिंग यूनिट, 7500 रिसाइकलिंग यूनिट है जिसमें 1.6 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे इशू क्या है, इशू ये है कि ये जो 1.6 मिलियन वर्कर्स हैं यहाँ पे इन्हें स्किल नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें 3.2 मिलियन हैंड्स जो हैं वो प्रॉपर वे से स्किल्ड नहीं है, इन्हें स्किल देने की जरूरत है। इट इज नोन फैक्ट दैट द रिसाइकलिंग हैज बीन मैनेज बाय एक्सट्रीमली स्मॉल प्लेयर। और अगर हम बात करें जितना वेस्ट पर डे के बेसिस पे जनरेट हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लोगों को जो है लगाया गया है, एंड हु एम्प्लॉय एक्सट्रीमली वेस्ट सेग्रीगेशन प्रोसेसेस एंड लैक साइंटिफिक नोन हाउ ऑन वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल। बेसिकली इन्हें पता भी नहीं है कि किस प्रकार से हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, कौन से साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करना है, कैसे वेस्ट कलेक्ट करना है एंड उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। सो बेसिकली हमें यहाँ पे वर्कफोर्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा जो
प्लास्टिक वेस्ट के कलेक्शन और रिसाइकलिंग के लिए जो है वो यूज हो रहे हैं। जब उन्हें स्किल्ड ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे वो उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो कैसे प्लास्टिक को जो है कलेक्ट करके कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इनका स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। Plastic industry not only needs an upgradation of technology for mechanical recycling, as the report mentioned, but requires in educating these players and providing them incentives to manage the waste wisely, ठीक है। बेसिकली हमें प्लास्टिक इंडस्ट्री को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें इंसेंटिवाइज करना होगा लोगों को, ताकि वो वाइजली मैनेज कर पाए इस ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। कंपनीज को भी हमें इंसेंटिव्स देने होंगे, ठीक है। यानी देखो एक ही सी बात है कि अगर हम किसी को लोभ देंगे, कोई अट्रैक्टिव ऑफर देंगे, तो तभी जो है लोग उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। तो इंसेंटिव्स का जो पॉइंट है ये बहुत वैलिड पॉइंट है। यहाँ पे हमें कंपनीज के साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व है रिसाइकलिंग में उनको भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ठीक है। देन की इन दिस लिस्ट प्लेयर आर द वेस्ट पिकर्स, ठीक है। जो इस लिस्ट के अंदर जो की प्लेयर हैं वो है हमारे वेस्ट पिकर, जो इनिशियल लेवल पे वेस्ट को पिक करते हैं, ठीक है। जहां पे हमने बात की इनकी कितनी संख्या है, 1.5 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक वेस्ट पिकर्स जो है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वी नीड मेजर टू इम्प्रूव द वे दे फंक्शन, हमें जो है इनके काम करने की जो क्षमता है, जिस तरीके से ये काम करते हैं उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमें इनको ID कार्ड प्रोवाइड करना चाहिए, कि हमें एटलीस्ट ये पहचान होनी चाहिए कि कौन लोग वेस्ट पिकर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऑथराइजेशन देनी चाहिए, इंसेंटिवाइज फॉर देयर हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशन, ठीक है। प्रॉपर वे से इनको इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए। इफ रूल्स फॉर सोर्स सेग्रीगेशन एंड प्रिवेंटिंग द मिक्स ऑफ द प्लास्टिक्स आर एनफोर्स्ड, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन ईजिंग द लाइव्स ऑफ रैग पिकर्स एंड मेकिंग देयर जॉब सेफर। जो इनिशियल जो सोर्स है जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है, उसी लेवल पे ही उसको कर्ब कर लिया जाए। जहां पे वेस्ट प्लास्टिक जो है हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है वहीं पे अगर उसको कर्ब कर लिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा वेस्ट को मैनेज करना। और ये रैग पिकर्स के जो लाइफ है उनके लिए भी आसान है, क्योंकि इनको बहुत डिफिकल्टी होती है एक बार वेस्ट कलेक्ट करने के बाद उसको अलग अलग करना। अगर हम हाउस होल्ड पे वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, वहीं पे हम गीला और सूखा कचरा अलग रखें, डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल कचरा अलग रखें, तो वहां पे भी जो है इनके लिए आसान हो जाएगा, इनकी जॉब आसान हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली जो है हमें अपने ओवरऑल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है एंड लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। और ये कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है कहाँ पे, पैंडेमिक के इस टाइम पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैंडेमिक से लड़ते हुए। हमने पीपी किट की बात की, जो और टोटली किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। एंड डिस्पोजेबल मास्क भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बट द वॉर अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक हैज बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स। याद रखिए यहाँ पे जो अगर बात की जाए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये डेकेड से चलती आ रही ये एक जंग है, और ऑलमोस्ट ये लंबी चलने वाली ये जंग है, याद रखिए। क्योंकि अगर कोविड की हम बात करें तो पीपीई किट का ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, एंड डिस्पोजेबल मास्क का ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, बट हम इसको प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एवरी अदर सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वी हैव द रूल्स। जितने अलग सेक्टर्स भी हमने देखे, अलग सेगमेंट हमने देख लिए, हमारे पास रूल्स तो हैं, बट देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। द पोल्यूटर्स कंटिन्यू टू पोल्यूट, जो पोल्यूटर हैं वो लगातार पोल्यूट करते जा रहे हैं। डंप यार्ड्स ग्रो हायर बाय द माइन्यूट, यानी जो हमारे जहाँ पे हम कचरा कलेक्ट कर रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, कम होने के बजाय, ठीक है। सो यूजलेस देयर इज स्ट्रॉन्ग डेटा टू सपोर्ट विच प्रोडक्ट नीड्स टू बी बैन, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये साफ बात की गई कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की तो बात कर ली है, बट हमारे पास इतने लूप होल्स हैं जिनको बेसिकली बैन करने, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने से पहले हमें उन लूप होल्स को कर्ब करने की जरूरत है। देन होता क्या है एक्चुअल सिंगल यूज प्लास्टिक, बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक रेफर्स टू डिस्पोजेबल आइटम्स, ठीक है। जैसे जो सिंगल यूज एक बार जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रोसरी बैग्स हो गए, फूड पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, खाली बॉटल्स जो होंगी जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जूस की बोतल्स जो आती हैं उनकी बात करें, स्ट्रॉज हो गई हैं दैट आर यूज्ड ओनली वंस, जो केवल एक बार इस्तेमाल की जाती हैं, बिफोर दे आर थ्रोन अवे, उसके बाद इनको फेंक दिया जाता है, और कई बार उसको रिसाइकिल भी हम कर लेते हैं, ठीक है।
एंड देन प्लास्टिक, बेसिकली प्लास्टिक इज अ चीप, हम सिर्फ प्लास्टिक ही क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड क्यों जो है हमें पता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, फिर भी हम क्यों इसको फेज आउट नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, सबसे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सस्ता है, चीप है, लाइट वेट है, ईजी टू हैंडल है, ईजी टू कैरी है, ठीक है, एंड ईजी टू प्रोड्यूस है, ठीक है। इट हैज़ लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वूम ओवर द लास्ट सेंचुरी। द ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द कमिंग डेकेड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। जब तक हमारे पास कोई ऑल्टरनेट, एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेट हमारे पास नहीं होगा, तब तक हमें प्लास्टिक को जो है फेज आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। ये पूरी एक सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है और यूएन का कहना है ये नेक्स्ट डेकेड तक भी ये फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसको फेज आउट करने से पहले हमें इसका ऑल्टरनेट खोजना होगा, ठीक है। But countries are now struggling with the managing the amount of plastic waste they have generated। यहाँ पे countries जो है right now हम देख भी रहे हैं 2018 के बाद से हमारा देश भी लगातार प्रयास कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए, बट एक्चुअल में हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूज ही इतना ज़्यादा है, इतना हायर लेवल पे इसका यूज होता है। अगर हम बात करें 60% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया इज कलेक्टेड, केवल 60%, अगर 100% प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है तो उसमें से केवल हम 60% ही कलेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी का जो 40% है उसको हम नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। रिमेन अगर हम बात करें लगभग 10,000 टन के आसपास जो प्लास्टिक है वो अनकलेक्टेड रह जाता है, और वो कहाँ जाएगा फिर लेटर ऑन, ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर, जो हमारे सीवरेज हैं उनके अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो याद रखिए कि सिर्फ 60% जो प्लास्टिक है केवल वो ही कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इन 2019 द यूनियन गवर्नमेंट इन अ बिड फॉर फ्री इंडिया ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022, अगर हम बात करें बेसिकली 2019 में से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री करने के लिए, और इसको बढ़ा के 2022 तक किया गया है, एंड हैड लेड आउट मल्टी मिनिस्टीरियल प्लान टू डिस्करेज द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक अक्रॉस द कंट्री। और बेसिकली सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार प्लान बना रही है कि कैसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज करें, कैसे इसको फेज आउट करें, एंड बेसिकली बहुत सारे प्लान इसके रिगार्डिंग बनाए भी जा चुके हैं, बट एक्चुअल कंडीशन ये है कि इसको फेज आउट किया जाना बहुत डिफिकल्ट है। जब तक हमारे पास प्रॉपर ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे तब तक हम इसको फेज आउट एक्चुअल तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अभी जो है रिसेंटली जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है किस प्रकार से हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कम कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ए गवर्नमेंट कमिटी हैज आइडेंटिफाइड द सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैंड बेस्ड ऑन एन इंडेक्स ऑफ देयर यूटिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हमने देखा था एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जो क्या करेगा, जो उसके किसी भी जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी को एनालाइज करेगा और उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को एनालाइज करेगा, एंड देन उसके बाद उस प्रोडक्ट को बैन किया जाएगा अगर उसकी यूटिलिटी कम है। तो पहली कैटेगरी में कौन आता है, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम प्रपोज टू बी फेज आउट आर प्लास्टिक स्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक स्टिक्स को फेज आउट किया जाएगा। प्लास्टिक स्टिक्स कहाँ पे यूज होती हैं, जो बैलून्स के अंदर यूज होती हैं, फ्लैग्स के अंदर यूज होती हैं, कैंडीज के अंदर यूज होती हैं, आइसक्रीम्स के अंदर जो प्लास्टिक की जो स्टिक्स हैं वो यूज होती हैं। देन ईयरबड्स की अगर हम बात करें तो ईयरबड्स में भी जो वो प्लास्टिक की स्टिक रहती है उसको बैन किया जाएगा, एंड थर्मोकोल जो डेकोरेशन के लिए थर्मोकोल इस्तेमाल हो रहा है उसको भी बैन किए जाने की बात हुई है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी किस में आती है, सेकेंड कैटेगरी प्रपोज टू बी बैन फ्रॉम 1 जुलाई 2022 इंक्लूड आइटम सच एज प्लेट, कप, ग्लासेस, कटलरी सच एज फोक, स्पून, नाइव्स, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग एंड पैकिंग फिल्म्स यूज्ड इन स्वीट बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड के अंदर जो यूज होती है प्लास्टिक, सिगरेट पैकेट्स के अंदर जो यूज होती है, स्टीयरर्स जो होते हैं, ठीक है, एंड प्लास्टिक बैनर्स जो हैं, इन सभी को बेसिकली फेज आउट करने की बात की गई है। इन्हें बैन किया जाएगा 1 जुलाई 2022 से, एंड दैट आर लेस देन द माइक्रोन्स इन थिकनेस, जो कम माइक्रोन्स के बने हो जाते हैं, थिन प्लास्टिक बेसिकली ये होती है, ठीक है। देन तीसरा क्या है, थर्ड कैटेगरी जो है प्रोहिबिशन में वो क्या है, नॉन वुवन बैग्स। नॉन वुवन बैग्स क्या होते हैं, बेसिकली आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हें हम नॉन वुवन बैग्स कहते हैं, जहाँ पे बिलो 240 माइक्रोन्स इनकी थिकनेस होती है, एंड दिस इज प्रपोज टू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर नेक्स्ट ईयर। ये सितंबर नेक्स्ट ईयर से इस प्रकार के जो बैग्स हैं नॉन
नॉन वूवन बैग्स को फेज आउट किया जाएगा। बेसिकली इनमें जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। जब ये बनाए जाते हैं ये इस टाइप के बैग, इनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और इन्हें भी बैन किए जाने की बात है 2 सितंबर 2022 से। देखो इनको हम चैलेंजेस की बात कर ही रहे हैं, तो और क्या फर्दर यहाँ पे चैलेंजेस है। इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, ठीक है, गिवन दैट क्लोज टू 26,000 टन ऑफ प्लास्टिक इज जनरेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी डे। लगभग 26,000 टन प्लास्टिक जो है हर दिन भारत के अंदर वेस्ट होती है, जिसमें से मोर देन 10,000 टन स्टेज अनकलेक्टेड, जिसमें से 10,000 टन जो है प्लास्टिक उसको कलेक्ट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक एंड्स अप इन रिवर एंड ओशन एंड लैंडफिल्स। अगर हम बात करें तो रिवर्स में, ओशन में जो लैंडफिल्स हैं वहां पे एक इसका सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो डंप किया जाता है, ठीक है। तो याद कर रखिएगा कि इसको हमने पॉलिसी बना ली है, बट इसको इम्प्लीमेंट किया जाना उतना ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम अगर हमें प्रॉपर वे से इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या क्या किए जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट हैज टू डू अ थोरो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बेसिकली गवर्नमेंट को इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की एक सख्त आवश्यकता है, ठीक है। द प्लान हैज टू टेक इनटू अकाउंट सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर द बैन टू बी सक्सेसफुल। बेसिकली हमें एनालाइज करना होगा कि समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम यहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देते हैं, ठीक है। एंड अगर हमारे यहाँ पे हमें बैन करना है तो इसके हमें ऑल्टरनेट भी सोचने होंगे, एंड प्रॉपर ऑल्टरनेट जो इसको प्रॉपर वे से कवर अप कर पाए उसके हमें बेसिकली क्या करना होगा, उसको हमें यूज करना होगा, उसके प्रमोशन के लिए भी हमें काम करना होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, हमें प्रॉपर ऑल्टरनेट की जरूरत है, ठीक है। एक प्रॉपर ऑल्टरनेट की जरूरत है जो प्रॉपर वे से हमें हेल्प करे सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए। एंड वी नीड बेटर रिसाइकलिंग पॉलिसीज। हमें जो है रिसाइकलिंग पॉलिसी जो है अपनी बेटर करनी होगी, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर पुअर। भारत के अंदर या जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, और हमें क्या करना होगा, बेसिकली रीयूज की पॉलिसी को और ज्यादा बेटर करना होगा। देयर नीड्स टू बी अ मच ब्रॉडर स्ट्रेटेजी। हमें एक बहुत जो है ब्रॉडर स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम जो है सर्कुलर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट एम्ब्रेस सर्कुलर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द प्लास्टिक वैल्यू चेन टू रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली हमें सर्कुलर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकें। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, सर्कुलर इकोनॉमी होती है जहां पे बेसिकली ये डिपेंड होती है रीयूज, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग, रीसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमें उनको रिसाइकल करना चाहिए, रीमैन्युफैक्चर करना चाहिए, रिफर्बिशमेंट करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और वापस से रीयूज करना चाहिए, ठीक है। ये है सर्कुलर इकोनॉमी हमारी, और हमें प्रमोट करना चाहिए सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को। ये करते क्या है, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड जनरेशन ऑफ वेस्ट, पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशन। बेसिकली सर्कुलर जो इकोनॉमी है उसके प्रैक्टिसेस के यूज से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसको भी कम किया जा सकता है, पोल्यूशन और कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सकते हैं अगर हम सर्कुलर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं, इस्तेमाल में लेके आते हैं, ठीक है। फर्दर क्या है, citizens have to bring behavioral change and contribute by not littering and helping in waste not littering and helping in waste segregation and waste management। बेसिकली हमें जो है अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसा हमने इनिशियल लेवल पे कहा कि जो हमारे वेस्ट पिकर्स होते हैं उनकी लाइफ को आसान बनाना, क्योंकि उनकी जो काम है उनको आसान बनाने के लिए बेसिकली हमें अपने सोर्स के ऊपर ही, जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे ही उसको सेग्रीगेट करने की आदत डालनी होगी। सो यहाँ पे कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें अपने बिहेवियर के
अंदर चेंज करना होगा, जो उनकी लिटरिंग हैबिट्स है उन्हें चेंज करना होगा, और बेसिकली यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन और वेस्ट मैनेजमेंट में सिटीजन्स को भी हेल्प करनी ही पड़ेगी। और आपको एक बात सोचनी चाहिए कि सिटीजन्स के कंट्रीब्यूशन के बिना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर सोचो कि यहाँ पे हम अपनी हैबिट चेंज करके अपने बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, अगर हम घर के लेवल पे उसको चेंज करें, और उसके अलावा जो रैग पिकर्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो अगर उन्हें ऑलरेडी सेग्रीगेटेड जो वेस्ट है वो मिल जाए तो उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, पहले वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करने के बाद उनको फिर फर्दर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास वर्कफोर्स क्या है, वर्कफोर्स भी हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना होगा, 2016 के हमारे जो रूल्स थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, उनमें जब ईपीआर की बात की गई तो हमें प्रॉपर वे से इफेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पॉलिसी अप्रोच अंडर विच प्रोड्यूसर्स आर गिवन अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कंज्यूमर्स के द्वारा प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, उसके बाद वो जो वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, ये प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको प्रॉपर वे से डिस्पोज ऑफ करो, मैनेज करो, ठीक है। सो ईपीआर की जो पॉलिसी है उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे यहाँ पे भारत के अंदर और भारत ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन, सभी को पता है स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर आई थिंक 2014 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, और भारत को स्वच्छ बनाने का ये अभियान है, ठीक है। एंड उसके अलावा क्या जो प्रोविजन है भारत सरकार ने जो है वो लॉन्च किए हैं, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट रीप्लान, ठीक है। अगला इनिशिएटिव है हमारा प्रोजेक्ट रीप्लान। इस प्लान में क्या किया जाएगा, इसमें जो प्लास्टिक होती है, ठीक है, प्लास्टिक को यूज किया जाएगा पेपर पल्प के साथ में, ठीक। पेपर पल्प जब जो हैंड मेकिंग पेपर होते हैं उसमें हम 20% प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे और 80% पेपर पल्प रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, बेसिकली प्लास्टिक को रीयूज करने के लिए एक प्लान बनाया गया है कि हम जब हैंडमेड पेपर बनाएंगे, पेपर पल्प के साथ साथ हम वहां पे प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो फुल फॉर्म है रीप्लान की, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, नेचर से हमें प्लास्टिक को रिड्यूस करना है। हेयर प्लास्टिक वेस्ट इज डीस्ट्रक्चर्ड, इसको डीस्ट्रक्चर किया जाएगा, डिग्रेड किया जाएगा, डाइल्यूट किया जाएगा एंड यूज्ड विद द पेपर पल्प, और फर्दर इस प्लास्टिक को पेपर पल्प के साथ में इस्तेमाल किया जाएगा व्हाइल मेकिंग हैंडमेड पेपर एंड दस रिड्यूसेस द प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द नेचर, ठीक है। सो पेपर बनाने के टाइम पे पेपर पल्प के साथ में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे प्रोजेक्ट रीप्लान के अंदर। फर्दर है हमारे एक और प्रोजेक्ट गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली ये क्या करेगा, टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मरीन प्लास्टिक लिटर फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज। मरीन जो प्लास्टिक लिटर है उसको कम करने का, उसको रिड्यूस करने का प्रयास किया जाएगा, जो शिपिंग और फिशरीज की वजह से बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट है हमारे ओशंस के अंदर, बेसिकली मरीन वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको कम किया जाएगा, किसके तहत, गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। उसके अलावा है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। ये क्या है, बेसिकली ये पैक्ट है किसके साथ में, कंपनीज के साथ में। इट इज अ बिजनेस लेड इनिशिएटिव एंड ट्रांसफॉर्म द प्लास्टिक पैकेजिंग वैल्यू चेन फॉर ऑल फॉर्मेट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। उनको सभी जो प्लास्टिक की पैकेजिंग वैल्यू चेन है उनको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एंड द पैक्ट ब्रिंग टुगेदर एवरीवन फ्रॉम अक्रॉस द प्लास्टिक वैल्यू चेन टू इंप्लीमेंट द प्लास्टिक सॉल्यूशंस, ठीक है। देन पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, अनप्लास्टिक कलेक्शन। बेसिकली क्या किया जाएगा, अनप्लास्टिक कलेक्शन में एज अ पार्ट ऑफ इट कंपनी सेट टाइम बाउंड प्लास्टिक टारगेट टू। यहाँ पे टाइम बाउंड और प्लास्टिक टारगेट जो है सेट किए गए हैं कंपनीज के द्वारा टू एलिमिनेट अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक। जो जबरदस्ती का प्लास्टिक वेस्ट है, जैसे हम जो है जिस चीज को यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसको हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक को ये एलिमिनेट करेगा। रीयूज एंड सर्कुलेट प्लास्टिक थ्रू द सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी में हमने क्या देखा था कि वो रीयूज करता है, बेसिकली रीयूज करेगा, कलेक्ट करेगा एंड सर्कुलेट प्लास्टिक है, ठीक है, उसको बेसिकली क्या किया जाएगा
बेसिकली कलेक्ट करके रीमैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसको फर्दर रीयूज किया जाएगा, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी में हमने बात की है। उसके अलावा रिप्लेस प्लास्टिक विद सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव और रिसाइकल्ड। प्लास्टिक का वही एक चीज है कि प्लास्टिक तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पास एक प्रॉपर वे से ऑल्टरनेट इसका नहीं होगा, एंड उससे भी ज्यादा है कि हमारे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए, और दूसरा हमारे बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। एंड ओशन क्लीन अप प्रोजेक्ट भी जो है वो ओशन के अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक लिटर इकट्ठा हो गया, उसको खत्म करने का एक कैंपेन, बेसिकली एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। उसके अलावा क्लीन सी कैंपेन किसके लिए है, ओशन के अंदर जो मौजूद प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट है, ओशंस को क्लीन करने के लिए क्लीन सी कैंपेन को भी लॉन्च किया गया था, ठीक है गाइस। ये है हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक जो 2022 के अंदर फेज आउट किया जाएगा एंड उसको बैन किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि अनअकैडमी क्या खास आपके लिए लेके आया है। अनअकैडमी जो है 9 मंथ कॉम्बो टू क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे अगर आप ऑप्शनल के साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 28% का डिस्काउंट मिलेगा और 10% आपको रेफरल कोड MREENA10 रेफरल कोड के इस्तेमाल करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर कब तक वैलिड है, 31 अक्टूबर को। उसके अलावा हमारा 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो भी चल रहा है, जहाँ पे अगर आप ऑप्शनल में सब्सक्रिप्शन लेते हो, जीएस और ऑप्शनल का साथ में सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 10% यहाँ पे रेफरल कोड के यूज करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये भी ऑफर कब तक है, 20 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। उसके अलावा हमारा जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो है जिसमें 101 टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें 21 टेस्ट होंगे हमारे ऑप्शनल टेस्ट और 80 टेस्ट होंगे हमारे जीएस के। जीएस में भी अगर 50 सेग्रीगेशन की बात करें तो यहाँ पे 50 टेस्ट होंगे हमारे प्रीलिम्स के लिए और 30 मेंस के टेस्ट होंगे। इस टेस्ट सीरीज की मार्केट प्राइस है 45,000 पर। अगर आप अनअकैडमी के साथ 1 ईयर और उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये कॉम्बो आपको टोटली फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल। अगर आप जीएस और ऑप्शनल का साथ में एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल का साथ में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 25% विद ऑप्शनल डिस्काउंट मिलेगा और 10% आपको रेफरल कोड का इस्तेमाल करने पे डिस्काउंट मिलेगा। और ये ऑफर जो है 20 अक्टूबर तक वैलिड है, यानी कल तक ये वैलिड है। जिन्होंने भी अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और रेफरल कोड है हमारा MREENA10। MREENA10 जो है ये हमारा रेफरल कोड है, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे जीएस की तो जीएस प्लस और आइकॉनिक जीएस कोर्सेज अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा है। क्या खास है यहाँ पे, पर जीएस आइकॉनिक में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड जीएस प्लस की हम बात करें तो यहाँ क्या खास है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस फैसिलिटी और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो तैयार किए गए हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फीस की बात करें तो अगर आप जीएस प्लस में और आइकॉनिक जीएस में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल की फीस है नियरली 49,000 और अगर आप कोड यूज करोगे MREENA10 ये कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी नियरली 44,000। सेम वे से यहाँ पे याद रखिएगा जीएस आइकॉनिक की 1 साल की फीस है नियरली 74,000। कोड के इस्तेमाल से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी नियरली 67,000, ठीक है। बात करें ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन की तो यहाँ पे 1 साल की फीस है 27,000। कोड के यूज करने पे MREENA10 क्या है, हमारा कोड है, इस कोड के इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी नियरली 24,000 के आसपास। याद रखिएगा आप ऑप्शनल में अपनी फीस को EMI के रूप में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा अनअकैडमी आपको अक्टूबर के इस मंथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है, अनअकैडमी चुनौती। यहाँ पे आपको यूज करना है अप्लाई कोड MREENA10, इस कोड का इस्तेमाल करना है और आप इजीली जो है ये टेस्ट दे पाएंगे और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा 20 अक्टूबर से हमारे 2022 को टारगेटेड जो बैचेस हैं, बेसिकली 1 ईयर बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैचेस अवेलेबल है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है।
एंड उसके अलावा याद रखिए जो भी स्टूडेंट 2023 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। एंड देन बात करें हम यहाँ पे क्वालिटी एनहेंसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है कल से स्टार्ट हो गए हैं, 18 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास मेंस के जो बैचेस हैं वो अवेलेबल है। आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है गाइस, सो यहाँ पे ज्वाइन करना मत भूलिए। एंड उसके अलावा याद रखिए क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। उसके अलावा मेरी क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी रीना_महिला टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। रीना_महिला मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे इस क्लास में इस टेलीग्राम चैनल पे मेरे जितने भी क्लासेस की पीडीएफ फाइल है, लिंक है, नोटिफिकेशन है, सभी को अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये सब था हमारा अनअकैडमी क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में। एंड देन अब हमारा जो टाइम हो चुका है, खत्म हो चुका है गाइस, कि हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जो जो लूप होल है वो आपको समझ आए होंगे, भारत सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है वो आपको समझ आए हैं। तो एक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक पे तैयार हो गया है। सो आप इसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, लेट्स क्रैक इट।